Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my session of law in which today I am starting a new topic related to CRPC, okay, Code of Criminal Procedure 1973, and the topic is trial of warrant cases by magistrates, and this topic comes in chapter 19. These are the general facts related to warrant case or warrant cases which we should have to know. Okay, कि कौन से चैप्टर में वारंट केसेस आते हैं. चैप्टर 19 है. सबसे पहले हमने चैप्टर 17 पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, चार्ज. फिर चैप्टर 18 पढ़ा, उसमें सेशंस ट्रायल आ गया. अब चैप्टर 19 में ट्रायल ऑफ वारंट केसेस आ गया. तो जब हम वारंट केसेस से रिलेटेड सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 238 से लेके 250 तक के सेक्शंस वारंट केसेस में आते हैं. ओके, अब जब हम वारंट केसेस का प्रोसीजर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सीआरपीसी में प्रोसीजर ही पढ़ना है, प्रोसीडिंग पढ़नी है कि वारंट केसेस कैसे उनका क्या प्रोसीजर है, कैसे केस फाइल होता है, कैसे उसमें चार्ज बनता है, ये सारी चीज़ें तो वही हमें 238 से लेके 250 के बीच में पढ़ना है. तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग वारंट केसेस, बिफोर स्टार्टिंग दीज सेक्शंस वी शुड हैव टू नो कि व्हाट इज़ वारंट केस या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वारंट केसेस. ठीक है, कि वारंट केसेस का मीनिंग क्या है. तो वारंट केसेस का अगर हमें मीनिंग जानना है देन वी शैल हैव टू अगेन सी द डेफिनेशन क्लॉज ऑफ सीआरपीसी, एंड इन दैट डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज एक्स में वारंट केस की डेफिनेशन दी गई है. और डेफिनेशन क्या कहती है कि वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, कि एक ऐसा केस जो ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो कि क्या है, पनिशेबल विद डेथ है. ठीक है, डेथ से पनिशेबल है. इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ मतलब कि आजीवन कारावास से पनिशेबल हो सकता है. और इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years मीन्स या फिर 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट, 2 साल से ज़्यादा के इम्प्रीजनमेंट से वो मतलब उसमें पनिशमेंट है उस केस में. मीन्स टू से कि वारंट केसेस में 2 साल से ऊपर के पनिशमेंट वाले केसेस जो भी हैं वो वारंट केसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे. ये हमारी डेफिनेशन क्लॉज कहती है. डेफिनेशन क्लॉज का सेक्शन 2 क्लॉज एक्स कहता है वारंट केसेस के बारे में. तो अब हमें पढ़ना है कि वारंट केसेस का ट्रायल कैसे चलता है. तो इसमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है ए पार्ट, वो कहता है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, कि वो केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित हैं. ठीक है, वो केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इंस्टीट्यूट हुए हैं. ठीक, और दूसरा पार्ट जो हमारा शुरू होता है सेक्शन 244 से, वो कहता है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कि पुलिस रिपोर्ट के अदरवाइज मतलब पुलिस रिपोर्ट के अलावा भी वारंट केसेस इंस्टीट्यूट करने के और भी तरीके हैं. जैसे कंप्लेंट केस भी हो सकता है कि जो भी विक्टिम है, जो भी वो है, वो खुद से कंप्लेंट कर दे. ठीक है, तो ये 2 तरीके के मतलब 2 तरीके इसमें दिए हुए हैं. ए पार्ट में इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट है, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, और बी पार्ट में केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन ए पुलिस रिपोर्ट है. तो इसमें जो सेक्शन आप पढ़ रहे हैं इसमें हम 238 से लेके 243 243 तक सेक्शन पढ़ेंगे ए पार्ट में, और बी पार्ट में हम पढ़ेंगे 244 244 से लेके आपके सेक्शन हैं 247 तक. ओके, मीन्स दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा अंतर होगा, इसीलिए ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. उसके बाद जो सी पार्ट है, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, वो उसमें आपके 3 सेक्शन आ गए, 248, उसके बाद 249 एंड 250. तो ये आपका दोनों पार्ट के साथ एप्लीकेबल है. मीन्स पुलिस रिपोर्ट पर जो वारंट केसेस आधारित हैं उनमें भी ये सेक्शन अप्लाई होंगे, मतलब कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होगा ही होगा. तो 248, 249 और 250 मीन्स टू से 248, 249 एंड 250 एप्लीकेबल होंगे. और केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट है
तो भी ये 247 के बाद 247 के बाद ये तीनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि उन केसेस का भी कंक्लूजन या ट्रायल का कंक्लूजन होना है। दैट्स वाई कि आप एक बार 238 से 243 तक पढ़े, उसी में आपने पढ़ना है 248, 249, 250। और दूसरा आपने क्या पढ़ा, 244 से लेकर कहाँ तक पढ़े, 247। तो उसी के साथ कॉन्टिन्यूएंस में आपके ये आ गए 248, 249, 250। मीन्स टू से ये क्लियर होना चाहिए कि केसेस का कंक्लूजन दोनों का एक ही तरीके से है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं वारंट केसेस, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट में केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट पर डिस्कशन करूंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो सेक्शन 238 से स्टार्ट होता है। 238 क्या कहता है कि कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 207, कि जो भी कॉम्प्लायंस होगी, जो भी आपका मतलब कॉम्प्लायंस करना है, जो भी अनुपालन करना है, वो सेक्शन 207 के प्रोविजंस के साथ ही होगा। अब 207 के प्रोविजंस क्या है, तो 207 का प्रोविज़न है कि सप्लाई टू द अक्यूज अ कॉपी ऑफ FIR, ठीक है, सॉरी, कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एज वेल एज अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू द केस ऑफ द अक्यूज्ड, दोज डॉक्यूमेंट्स शुड हैव टू बी गिवन टू अक्यूज। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि अब वो जो है 207 में अक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू केस, अक्यूज्ड के केस से रिलेटेड, वो उसको देने होंगे। तो 238 क्या कहता है, 238 कहता है व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, जब कोई वारंट केस पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, इंस्टीट्यूट हुआ है, तो क्या होगा, द अक्यूज्ड अपीयर्स, और उस केस में अक्यूज जो है, मतलब जो अभियुक्त है, वो अपीयर होता है या फिर उसको लाया जाता है, मतलब खुद हाजिर हो जाता है या उसको पुलिस के द्वारा लाया जाता है बिफोर अ मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल के कमेंसमेंट के लिए, मतलब ट्रायल स्टार्ट होना है, उसके लिए अक्यूज्ड खुद हाजिर होता है या फिर उसको मजिस्ट्रेट मतलब लाया जाता है। तब क्या होगा, द मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ, कि मजिस्ट्रेट खुद को सेटिस्फाई करेगा, ये संतुष्टि मजिस्ट्रेट की होना बहुत ज़रूरी है कि दैट ही हैज़ कॉम्प्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207, कि जो भी अक्यूज्ड आया है उसके सामने, उसके साथ 207 सेक्शन के जो भी कॉम्प्लायंस है वो की गई है। मीन्स अक्यूज्ड को सारे के सारे डॉक्यूमेंट, पुलिस रिपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू केस है जिसमें अक्यूज्ड के आया है कोर्ट में, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड को दे दिए गए हैं। ये कहता है 238, मतलब कोर्ट का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है कि जो भी अक्यूज्ड को ये पता होना चाहिए कि वो किस केस में यहाँ पर आया है, क्या डॉक्यूमेंट्स उसके इस केस से रिलेटेड है, क्या पुलिस रिपोर्ट है। तो वो कॉम्प्लायंस बहुत ज़रूरी है और मजिस्ट्रेट का सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्लायंस इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, तो ये हो गया 238। नाउ वी कम टू 239। तो 239 बहुत सिंपल है कि व्हेन अक्यूज्ड शेल बी डिस्चार्ज, ठीक है, कि कब अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचित कर दिया जाएगा। तो हमने सेशन ट्रायल में भी पढ़ा था, फिर से बताते हैं कि क्या होता है कि इफ़ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट इन द डॉक्यूमेंट्स सेंट with it under section 173 and making such examination if any of the accused as magistrate thinks necessary, मतलब कि पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ 173 में आए हैं, सेक्शन 173 के अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट्स पुलिस रिपोर्ट के साथ उसको मतलब भेजे गए हैं, आए हैं, और जो भी अक्यूज्ड का एग्जामिनेशन हो गया, मतलब उन डॉक्यूमेंट्स को देख लिया जो भी है, और इफ़
और ऑफ द अक्यूज, और जो अक्यूज का एग्जामिनेशन होना था, मीन्स अक्यूज से पूछना था, वो पूछ लिया गया एज मजिस्ट्रेट थिंग्स नेसेसरी, जैसा मजिस्ट्रेट नेसेसरी समझता है, ठीक है, उसको ठीक लगता है। एंड आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और प्रोसिक्यूशन को और अक्यूज्ड को दोनों को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दे दी गई, मीन्स दोनों पक्षों को सुन लिया गया। तब क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट कंसीडर्स द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज टू बी ग्राउंडलेस, मतलब इतना सब होने के बाद भी कि जो भी 173 सेक्शन के अधीन जो पुलिस रिपोर्ट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आए, उनका एग्जामिनेशन, उनको देखने के बाद, ठीक है, मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है, और इसके साथ साथ जो अक्यूज्ड है उसको और प्रोसिक्यूशन दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जा चुकी है, दोनों को सुन लिया गया। उसके बाद अगर ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट को कि जो भी चार्ज उस पर लगाए जा रहे हैं, मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस, कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट जो भी चार्ज लगाए गए, जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं तो वो अगर ग्राउंडलेस हैं, मतलब वो आधारहीन है, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज, वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग, और जो भी मतलब इसके पीछे रीज़न है, जो जिस आधार पर वो उसको डिस्चार्ज कर रहा है, मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर रहा है, वो रीजंस वो जो है रिकॉर्ड करेगा, मीन्स उनको फाइल ऑन रिकॉर्ड लेगा, ठीक है। ये हो गया 239 डिस्चार्ज से रिलेटेड वारंट केसेस में प्रोविजंस। नाउ वी कम टू सेक्शन 240। अब सेक्शन 240 क्या कहता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात करता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मतलब चार्ज बनाने हैं। उसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 240 का सबसेक्शन 1 कहता है कि इफ़ अपॉन सच कंसिडरेशन examination if any and hearing the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter। क्या हुआ कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, मैजिस्ट्रेट ने उन डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन किया, मीन्स उनको चेक किया। इसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हुई अक्यूज्ड की और प्रोसिक्यूशन की, दोनों की। उसके बाद भी मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है, मजिस्ट्रेट का क्या ओपिनियन है कि दैट देयर इज़ ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग, ये प्रिज्यूम करने के लिए ग्राउंड है, मीन्स सफिशिएंट ग्राउंड है ये मानने के लिए कि दैट द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, कि अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, अक्यूज ने ऑफेंस अपराध कारित किया है। और क्या है, ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर, और वो ऑफेंस इस चैप्टर में ट्रायबल है, मतलब वारंट केसेस वाले इस चैप्टर में उसका ट्रायल होने के योग्य है। और इसके साथ साथ क्या है, विद सच मजिस्ट्रेट विच सच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और इसके साथ साथ जिस कोर्ट में, जिस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये आया है केस, ठीक है, ये केस जो आया है उसमें वो मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू ट्राई है, मीन्स उसकी कॉम्पिटेंसी है कि वो इस केस का ट्रायल चला सकता है, इस कोर्ट में उसका ऐसे केस का ट्रायल चल सकता है। एंड विच इन हिज ओपिनियन कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम, और मजिस्ट्रेट का ये ओपिनियन है कि वो एडिक्वेटली उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है, अक्यूज्ड को पनिश करने का पावर उसके पास है। तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड, वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्ज जो है वो राइटिंग में फ्रेम करेगा, ठीक है। यहाँ से चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी, मतलब अगर वो 239 में 239 में अक्यूज डिस्चार्ज नहीं हुआ तो 240 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा मजिस्ट्रेट। आफ्टर सीइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, after seeing that there is ground for presuming that accused has committed an offence, and after seeing also this, after that magistrate is competent, ठीक है, and is able to give punishment and ठीक है to the accused, तो ऐसे में जब ये सब कुछ देख लेगा मजिस्ट्रेट तो उसके बाद वो जो है accused के अगेंस्ट लिखित में चार्ज फ्रेम करेगा।
इसी का 240 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि द चार्ज शेल देन बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। अब जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो अक्यूज्ड को चार्ज, जो भी अक्यूज्ड है, सिंगल है तो, ज़्यादा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अक्यूज्ड को चार्ज वो जो चार्ज हैं वो पढ़े जाएंगे और एक्सप्लेन किए जाएंगे अक्यूज्ड को। मतलब जो भी चार्ज उसके अगेंस्ट बने हैं जिस भी धारा में, वो अक्यूज्ड को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। एंड ही शेल बी आस्क्ड whether he pleads guilty of the offense charged or claims to be tried। और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो खुद को गिल्टी मानता है, मतलब वो खुद को मान लेता है कि हाँ उसने ऑफेंस किया है, जो भी चार्ज उस पर लगे हैं उसने ऑफेंस किया है, वो इस बात की प्ली करता है, या फिर वो क्या चाहता है कि उसका ट्रायल चलाया जाए। ओके, ये हो गया 240। अब 241 आता है। तो 241 क्या कहता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी की बात करता है कि अगर अक्यूज्ड जो है खुद को मान लेता है, ठीक है, अक्यूज क्या कर देता है कि गिल्टी प्ली कर लेता है, कि अक्यूज्ड मान लेता है कि हाँ उसने अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट उसकी प्ली को रिकॉर्ड कर लेगा और उसका मतलब उसी आधार पर, अपने डिस्क्रिशन के आधार पर उसको कन्विक्ट कर देगा। ये 241 है। क्या कह रहा है, इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर अक्यूज्ड खुद को अपराधी मान लेता है, अपना गिल्ट मान लेता है, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, मजिस्ट्रेट जो है उसकी प्ली को रिकॉर्ड करेगा। एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन के आधार पर, ठीक है, वो कन्विक्ट हिम देयर ऑन, उस अक्यूज्ड को क्या करेगा, अभियुक्त को कन्विक्ट कर देगा। मीन्स उसका कन्विक्शन हो जाएगा अगर अक्यूज्ड ने खुद को गिल्टी मान लिया। अब आया 242। तो 242 क्या कह रहा है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि अक्यूज्ड खुद को गिल्टी मान ले और मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट कर ले। जनरली ऐसा होता नहीं है कि जब ऐसा नहीं होता तभी ट्रायल चलता है। तो 242 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन की बात करता है। तो उसका जो सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है कि इफ़ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड गिल्टी और डज नॉट प्लीड, अगर अक्यूज्ड प्ली करने से मना कर देता है, ठीक है, वो प्लीड नहीं करता या फिर मतलब मना कर देता है या फिर वो नहीं करता प्लीड, मतलब वो अपने अपराध के लिए खुद को नहीं मानता कि उसने वो अपराध किया है, और क्लेम्स टू बी ट्राइड, और वो क्लेम करता है कि उसका ट्रायल चलाया जाए और द मैजिस्ट्रेट ट्रायल चलाया जाए और द मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 221, या फिर मजिस्ट्रेट ने उसको 221 में कन्विक्ट नहीं किया, तब क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शेल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तब मजिस्ट्रेट एक डेट फिक्स कर देगा, मतलब एक डेट पे चार्ज बन गए, उससे पूछ लिया गया, प्ली हो गया कि भाई वो मानता है कि नहीं, अगर वो अपने अपराध को मान लेता है तो उसका कन्विक्शन कर दिया, अगर अपराध को नहीं माना तो ट्रायल के लिए डेट फिक्स हो जाएगी। मजिस्ट्रेट जो है वो एक डेट फिक्स करेगा और उससे क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस स्टार्ट होगा। इसी का प्रोविज़ो देख लेते हैं। प्रोविज़ो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट शेल सप्लाई in advance to the accused the statement of witnesses recorded during investigation by the police। अब ये वारंट केसेस का ट्रायल हम पढ़ रहे हैं, इसके प्रोविज़ो सेक्शन 242 का प्रोविज़ो क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट शेल सप्लाई इन एडवांस टू द अक्यूज्ड, मतलब कि मजिस्ट्रेट एडवांस में ही पहले से ही अक्यूज्ड को सप्लाई कर देगा या देगा, या उस मतलब अक्यूज्ड को दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा, द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड, वो विटनेसेस के वो स्टेटमेंट्स जो कि रिकॉर्ड किए गए थे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उस दौरान जो भी विटनेसेस ने स्टेटमेंट दिए उनकी कॉपी या वो अक्यूज्ड को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, मजिस्ट्रेट की तरफ से। फिर इसके 242 का सबसेक्शन 2 कहता है द मैजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इश्यू अ समन्स टू any of its witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing। अब मजिस्ट्रेट ने डेट फिक्स कर दी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के लिए, ठीक है, लेकिन
उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट कर सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, कि अगर प्रोसिक्यूशन ने कोई एप्लीकेशन दी किस रिगार्डिंग इश्यू ए समन्स टू एनी ऑफ इट्स विटनेसेस, मतलब कि किसी विटनेस को की हाजिरी के लिए कोई समन इश्यू करने की एप्लीकेशन दी, ठीक है, और डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड, मतलब कि समन उसके लिए इशू किए जाए उस विटनेस के लिए और उसको डायरेक्ट किया जाए कि वो कोर्ट में आए, कोर्ट को अटेंड करे, कोर्ट में हाजिर हो, और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना है तो या कोई और सबूत लाना है तो उसको प्रोड्यूस करे वो कोर्ट में। तो ये मजिस्ट्रेट को, मतलब अगर प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी है तो क्या होगा, जो भी डेट फिक्स हुई है, सब सेक्शन 3 कहता है इसी का 242 का कि ऑन द डेट सो फिक्स, जो भी डेट फिक्स हुई है उस पर द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। मीन्स जो भी डेट फिक्स हुई है उसमें मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो भी एविडेंसेस लेनी है, जो भी एविडेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत की गई हैं वो उनको प्रोसीड करेगा, ठीक है, वो सारी एविडेंसेस को मतलब ऑन रिकॉर्ड लेगा, उनको प्रोसीड करेगा। इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड देखते हैं, इसी का प्रोविज़ो है सब सेक्शन 3 का, क्या कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस, कि मैजिस्ट्रेट जो है वो परमिट कर सकता है किसी भी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन टू बी डिफर्ड, मतलब किसी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया लेकिन मैजिस्ट्रेट चाहे तो उस विटनेस का एग्जामिनेशन, वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन डिफर कर सकता है until any other witness or witnesses have been examined, जब तक और विटनेसेस या विटनेस जो भी हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं हो गया और नहीं हो जाता, और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, या फिर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी विटनेस को दोबारा भी बुला सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। मतलब दिस इज़ द चॉइस ऑफ द मजिस्ट्रेट, और वी कैन से दिस इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया तो वो उसको फर्दर डेट के लिए, मतलब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन डेफर कर दे, क्योंकि उसको लगता है, अगर उसको लगता है कि जो भी दूसरा कोई विटनेस है या विटनेस है उसका एग्जामिनेशन पहले होना चाहिए तो वो उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन डेफर कर देगा, ठीक है, आगे बढ़ा देगा, रोक देगा उसकी, जब तक कि दूसरे विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। और रिकॉल एनी विटनेस फॉर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन, और अगर किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसको दोबारा बुलाना चाहिए, कुछ चीज़ें रह गई हैं इससे पूछने के लिए, तो मजिस्ट्रेट उस विटनेस को रिकॉल भी कर सकता है दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। दिस इज सेक्शन 242 रिलेटेड टू वारंट केसेस। नाउ वी कम टू सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस, ठीक है। 242 में एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन था, ठीक है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर जो भी एविडेंस आनी है, जो भी विटनेसेस आनी है, उनके बारे में बात की गई है। 243 एविडेंस फॉर डिफेंस की बात करता है कि जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गई तब डिफेंस की एविडेंस स्टार्ट होगी। तो डिफेंस की एविडेंस से रिलेटेड 243 सेक्शन का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, वो कहता है कि द अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस। तब जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हो चुके, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हो गई, तो एक्यूज्ड को कॉल अपॉन किया जाएगा कि वो अपना डिफेंस स्टार्ट करे, ठीक है। अब वो अपना डिफेंस स्टार्ट करेगा एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, और जो भी एविडेंसेस उसकी फेवरेबल है, मतलब उसके फेवर में है, अक्यूज्ड के फेवर में है, उनको प्रस्तुत करे, ठीक है। एंड इफ़ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट, और अगर अक्यूज्ड को रिटन स्टेटमेंट में कुछ देना चाहता है, लिखित में देना चाहता है, द मजिस्ट्रेट शेल फाइल इट विद द रिकॉर्ड, द मजिस्ट्रेट उसको ऑन फाइल ले लेगा, मतलब उसको रिकॉर्ड में शामिल कर लेगा, फाइल में रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसी का 243 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि इफ़ द अक्यूज्ड आफ्टर ही हैज़ एंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस,
कि जब उसने अक्यूज ने अपना जो है डिफेंस स्टार्ट कर दिया, तब if the accused applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purposes of examination or cross examination or the production of any document or other thing, अब क्या है कि उस मतलब जो एक्यूज्ड है उसका डिफेंस स्टार्ट हो चुका है और अक्यूज ने डिफेंस स्टार्ट होने के बाद अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी मजिस्ट्रेट को कि वो इश्यू एनी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस इशू करे कोई भी जिसके द्वारा वो क्या कर सके, फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस, मतलब कोई विटनेस जो ज़रूरी है उस केस के लिए उसकी अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए, मीन्स उसके कोर्ट में हाज़िरी ज़रूरी है तो उसके लिए वो प्रोसेस इशू करने की एप्लीकेशन देता है अगर अक्यूज्ड, तो क्या है, फॉर द पर्पसेस ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब उसका पर्पस क्या हो सकता है कि उस विटनेस का एग्जामिनेशन होना है तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो, या फिर और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, या फिर वो व्यक्ति जो है जिसके वो इश्यू करवा रहा है प्रोसेस इशू, मतलब प्रोसेस इशू करने के लिए एप्लीकेशन दिया है अक्यूज ने, उस व्यक्ति को ही कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करना है या कोई ऐसा सबूत लेके आना है कोर्ट में, तो इसलिए तब ऐसे में क्या होगा, द मजिस्ट्रेट शैल इश्यू, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इश्यू करेगा सच प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस इश्यू करना ज़रूरी होगी वो उसको वो प्रोसेस इश्यू करेगा, अनलेस ही कंसीडर्स दैट सच एप्लीकेशन शुड बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड, जब तक उसको ऐसा नहीं लग जाता कि ऐसी एप्लीकेशन को इस आधार पर रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि दैट मतलब मना कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए ऐसी एप्लीकेशन को इस आधार पर दैट इट इज़ मेड फॉर द पर्पस ऑफ वेक्सेशन और डिले और फॉर डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, मतलब जब तक मजिस्ट्रेट को ऐसा नहीं लगता कि ये जो एप्लीकेशन है वो किस लिए दी गई है, केवल वैक्सेशन के पर्पस से दी गई है, डिले के पर्पस से या डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस के पर्पस से दी गई है, मतलब एक्यूज जो है वो क्या चाहता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाह रहा है, केस में डिले करवाना चाह रहा है या न्याय ना हो पाए, ठीक है, जस्टिस ना हो पाए, डिफीट हो जाए जस्टिस, ये पर्पस है उसका। अगर मजिस्ट्रेट को जब तक ऐसा नहीं लगता एंड सच ग्राउंड शेल बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग, मतलब मजिस्ट्रेट उस प्रोसेस को अगर एक्यूज ने अप्लाई किया है किसी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन के द्वारा कि वो इश्यू करे कोर्ट उस किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन, मतलब वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाए या कोई और सबूत प्रोड्यूस किया जाए, तो मजिस्ट्रेट इश्यू करेगा वो प्रोसेस, ठीक है, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, क्योंकि लिखा है ना मजिस्ट्रेट शैल इश्यू सच प्रोसेस, कि मजिस्ट्रेट वो प्रोसेस इश्यू करेगा। कब नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है कि वो एप्लीकेशन जानबूझ के अक्यूज ने केवल कोर्ट को परेशान करने के लिए या केस में डिले कराने के लिए या जस्टिस को एंड मतलब जो जस्टिस है वो ना हो पाए, डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस, मतलब उसका पर्पस है कि न्याय ना हो केस में, इसलिए दी है, तो वो उस एप्लीकेशन को के लिए मना कर सकता है मजिस्ट्रेट। और अगर वो मना करता है तो उसे किन आधारों पर मना कर रहा है, उसको सच ग्राउंड शेल बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग, उसको वो ग्राउंड्स लिखित में रिकॉर्ड पर लेने होंगे। दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 43। इसी का प्रोविजो देख लेते हैं। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द अक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और had the opportunity of cross examining any witness, कि accused जो है when the accused has cross examined, जब accused का cross examination हो चुका है और had the opportunity of cross examining any witness before entering on defense, कि डिफेंस स्टार्ट होने से पहले ही किसी विटनेस मतलब अक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है या किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी थी, तो क्या है, द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड अंडर दिस section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice, मतलब किसी विटनेस का डिफेंस स्टार्ट होने से पहले ही, डिफेंस में आने से पहले ही किसी विटनेस का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है, दोनों पार्टी से, प्रोसिक्यूशन ने भी कर लिया, डिफेंस के लॉयर ने भी कर लिया, तो फिर
उसको कंपेल नहीं किया जाएगा इस सेक्शन में कि उस विटनेस को दोबारा से, क्योंकि डिफेंस की एविडेंस स्टार्ट हुई है तो ऐसे विटनेस को दोबारा कोर्ट में लाया जाए तो उसके लिए कंपेल नहीं किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि ये जस्टिस के लिए, ये न्याय के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर केस के पर्पस को देखते हुए मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फेक्शन होता है, उसको लगता है कि ये ज़रूरी है कि इस विटनेस को दोबारा बुलाया जाए, एक बार प्रोसिक्यूशन ने बुलाया तो अब एक बार डिफेंस बुलाए और इसको बुलाना ज़रूरी है तभी बुलाया जाएगा। अदरवाइज़ अगर किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन पहले हो चुका है डिफेंस स्टार्ट होने से पहले तो फिर उसको दोबारा कंपेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन में ये हो गया आपका सेक्शन 243 का सब सेक्शन 2 का प्रोविजो। नाउ वी कम टू सब सेक्शन 3 ऑफ 243। ठीक है, सेक्शन 243 का सब सेक्शन 3 वो क्या कहता है? द मैजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? किसी विटनेस को बुलाने से, समन करने से पहले अंडर सब सेक्शन 2 रिक्वायर दैट the reasonable expenses incurred by witness in attending for the purposes of the trial be deposited in court। मतलब कि कोई विटनेस आ रहा है कोर्ट में, उसके लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस विटनेस को कोर्ट अटेंड करने में उसके जो भी रीज़नेबल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, जो भी उसके मतलब एक्सपेंसेस हुए, जेन्युइन एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। मान लीजिए कोई विटनेस बाहर से आ रहा है, दूसरी सिटी से आया, तो नेचुरल है कि उसका बस का फेयर या ट्रेन का फेयर है, उसके बाद वो आके कहीं स्टे किया तो जहाँ स्टे किया है उसका फेयर है, उसके बाद उसका खाना पीना, जो भी उसके रीज़नेबल एक्सपेंसेस हुए उस विटनेस के कोर्ट अटेंड करने के पर्पस से उस ट्रायल में, उस केस में, तो मजिस्ट्रेट उनको कोर्ट में डिपॉजिट करवा सकता है। मतलब उसके आने से पहले ही या उसको डिपॉजिट करवा देगा कि हाँ इस व्यक्ति के आने में ऐसे खर्चा हो सकता है, तो जो भी रीज़नेबल एक्सपेंसेस होंगे तो मजिस्ट्रेट उसको कोर्ट में डिपॉजिट करवा सकता है। दिस इज सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 243 रिलेटेड टू ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें आज हमने डिस्कशन किया है 238 से लेकर 243 तक केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं सेक्शन 244 से डिस्कशन करूंगी केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट 244 से 250 तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।